हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरो सी हीरो की एक और पॉडकास्ट में दोबारा आप लोगों को खुशामदीद। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निदा। शी इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल वर्किंग इन ENT डिपार्टमेंट। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है एलर्जीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा मैम, कि आम अल्फाज में एलर्जीज़ क्या होती हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, लेकिन फिर भी आप अगर लोगों को बताएं कि एलर्जीज़ क्या चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। हमेशा से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए या डिज़ीज़ रिलेटेड बात की जाए, बिकॉज़ दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिगिन विद। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि एलर्जीज़ होती क्या हैं, एक बहुत लेमैन टर्म में उसके बारे में बात की जाए तो आप यूँ समझ लें कि नाक के अंदर के हिस्से में जब हाइपर सेंसिटिविटी या ओवर एक्टिविटी टू एनवायरमेंटल एलर्जेंस हो जाए या डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हो जाए तो एलर्जी डेवलप होती है। जैसा कि कोई भी चीज़ जो बॉडी एज फॉरेन कंसिडर करती है उसको आइडेंटिफाई नहीं करती है, और जब वो ना हमारे सांस के थ्रू हमारे नाक में जाती है तो उसको हमारा जो नाक का अंदरूनी हिस्सा है एक एक बंदे में नॉर्मली रिएक्ट करेगा, एक बंदे में ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करेगा। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो हाइपर सेंसिटिविटी होगी और एलर्जी डेवलप एलर्जी हो होगी। जाएगी। अच्छा मैम, कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एक बंदे को, मतलब अगर इसको हम ग्रेड करें क्वेश्चन को, कि अर्ली ट्रिगर्स क्या होंगे और उसके अलावा कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एलर्जीज के। ओके, जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो आम ज़ुबान में वैसे ही हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम के होते हैं। नंबर एक, नाक का बहना, नाक के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा ख़ारिश महसूस होना, नाक का बंद हो जाना यानी कि नाक से सांस ना लिए जाना, आँखों से पानी आना, नाक से पीछे गले में रेशे का टपकना, गले में इरिटेशन होना। ये हमारे बेसिक कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि यूनिवर्सल हैं ऑल टू ऑल द नेज़ल एलर्जीज़। अच्छा मैम, जो आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, मतलब देखा ये जाता है कि जब भी मौसम तब्दील होता है तो अक्सर लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों को होते हैं सिम्टम। तो क्या ये सारी एलर्जीज में मतलब कंसिडर करी की जाएंगी चीज़ें? नहीं, देखिए, एलर्जीज़ कैन बी ऑफ प्राइमरीली टू टाइप्स। सीजनल एलर्जीज़ होती हैं और पेरिनियल एलर्जीज़ होती हैं। सीजनल एलर्जी वो एलर्जी है जो मौसम के बदलने के साथ साथ होती होती है। है, और पेरिनियल एलर्जी वो एलर्जी है जो सारा साल रहती है। जिन लोगों को पेरिनियल एलर्जीज़ होती हैं, सारा साल का एलर्जी रहने का मकसद ये है कि एनवायरनमेंट में मैक्सिमम एलर्जेंस को वो सेंसिटिव हैं और उनका नाक उसको रिएक्ट करता है, और उसकी वजह से सारा वक्त उनके यही सिम्टम्स रहते हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले तो एक ये कैटेगरी हो गई सीजनल और पेरिनियल की। अब दूसरी बात आ जाए कि आजकल के हमारे एनवायरनमेंट, पहले एक टाइम था हम देखते थे कि हाँ जी अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो एलर्जी है, बट अब तो मैक्सिमम लोगों को थ्रू आउट द ईयर यही कंप्लेंट रहती है। अब इसकी वजह क्या बने? वजह इसकी ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ एलर्जन बहुत बहुत बढ़ ज़्यादा। गया हुआ है। सेकेंडली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन माई एक्सपीरियंस, in the post covid era, whatever the reason has been, हमारी बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज हैं टू डिफरेंट थिंग्स वो चेंज हो गए चेंज हो हैं, गया। जिसकी वजह से मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ बड़ी एविडेंटली आई है कि जिन लोगों को पहले एलर्जी नहीं थी उनको एलर्जीज डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। उसकी प्राइमरीली वजह ही सिर्फ ये है कि उनका जो नाक का अंदरूनी हिस्सा है, नेजल म्यूकोजा है, वो हाइपर एक्टिव हो गया हुआ है। सो बेसिकली ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि एलर्जीज़ को आगे गाइड करती हैं कि उनका पाथवे क्या होगा। अच्छा मैम, बच्चों की एलर्जीज वर्सेस एडल्ट्स की एलर्जीज, इसमें कोई फ़र्क होता है या ये सेम ही चीज़ है? प्रैक्टिकली और बेस एट एट ग्रास रूट लेवल कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, क्योंकि बच्चों में और बड़ों में ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज़म्स होते हैं एलर्जी के, और फिर रिस्पॉन्स भी यही आता है। अब फ़र्क ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पेरेंट्स, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं अराउंड 3 4 5 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए ना पेरेंट्स के जहन में सिर्फ यही रहता है कि अच्छा शायद ठंडा पानी पी लिया था तो ज़ुकाम लग गया है, शायद किसी दोस्त के साथ खेल लिया तो ज़ुकाम लग गया। ये नहीं होता। ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई थिंक दिस वुड बी वेरी इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आए कि अगर वो ये नोटिस कर रहे हैं कि उनके बच्चे को बाकी बच्चों से कंपैरेटिवली ज़्यादा ज़ुकाम रहता है या हर हर वक्त ही ज़ुकाम लगा रहता है, तो उसकी कोई अंडरलाइंग कॉज होनी चाहिए। दैट अंडरलाइंग कॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज़ एलर्जी, जो कि निगलेक्ट कर दी जाती है।
और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आते हैं। बच्चों में भी नाक बंद होती है, बड़ों में की भी नाक बंद होती है, ठीक है। बच्चे उसको इतना लाइट लेते हैं क्योंकि वो मुंह खोल के आराम से सांस लेते रहते हैं, गुजारा चलता रहता है। बड़ों को एकदम ये चीज़ नोट होती है कि नहीं नहीं आज हमारी नाक बंद है। बच्चों की भी नाक बहती है, बड़ों की भी नाक बहती है, ठीक है। बच्चों की भी आंखों से पानी आ रहा होता है, बड़ों का भी यही सिलसिला होता है। तो कैटेगोरिकली सिम्टम्स सेम है, येस कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट हो जाती हैं बिकॉज रिस्पॉन्स हम डिफरेंटली दे रहे होते हैं ठीक है। और मैम ऐसे कोई आप बता सके अगर हमें कोई एलर्जेंस या कोई ट्रिगर्स जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं? इनिशियली जी इस बीइंग इन इस्लामाबाद ये सबसे कॉमन एलर्जन जो था वो पोलन काउंट था हमारा, जो कि बहुत हाई होता है हमेशा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब पोस्ट कोविड एरा चल रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, तो आजकल तो यू कैन बी एलर्जिक टू एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम पोलन एंड स्पेसिफिकली फ्रेश ग्रास। जो इस सीज़न में सीज़न चेंज हो रहा है, बारिशें हो रही हैं और फ्रेश ग्रास आ रही है, कई लोग इससे सवेरली एलर्जिक होते हैं। थर्डली पेट्स, जो कि घर पे अभी एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि लोगों ने घर पे पेट्स रखने शुरू कर दिए हैं, फरी पेट्स स्पेशली, जिसमें बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स सब आ जाते होते हैं। और इसके अलावा फूड एलर्जीज़ बहुत कॉमन हो गई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको इन टोटलिटी देखें तो ऑलमोस्ट हर चीज़ ही हमने कवर कर ली है कि और ये रीज़न ही है कि आजकल बहुत ज़्यादा एलर्जी इस वजह से आ रही है हमारे पास। इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में आप क्या मतलब बताना चाहेंगे हमें लोगों को, और पेरेंट्स को स्पेसिफिकली क्या एडवाइस देंगे आप? ओके, फॉर पेरेंट्स आई वुड स्पेसिफिकली से कि अगर तो आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है, तकरीबन 6-8 महीने का है, अक्सर बच्चे होते हैं जिनको उस एज से ही हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। ये एलर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें फूड एलर्जी बच्चे को हो जाती होती है या सिंपल एलर्जी भी होती है। तो ऐसे वो बच्चे हैं जो विद एज ग्रो करते हैं और उनकी एलर्जीज बेहतर होने का चांस होता है, ठीक है। जो बहुत छोटे 1 साल की उम्र में जिनको एलर्जी स्टार्ट हो गई हुई हैं, उनमें आपने स्पेसिफिकली देखना है सिम्टम्स वही हैं। बच्चा ज़्यादा मुंह खोल के सांस तो नहीं ले रहा रात को सोते हुए, बहुत ज़्यादा नाक तो नहीं बह रही है कहीं, और दिस इज़ यू ऑल्सो इन मोस्ट इंस्टेंसेस एसोसिएटेड विद स्किन एलर्जीज जो बिल्कुल छोटे बच्चों में होती हैं। तो देखें कि उसको कहीं अनड्यू रैशेस तो डेवलप बॉडी पे नहीं हो रहे हैं। ये एलर्जीज़ जो हैं विद एज, बाय द एज ऑफ 5 इयर्स डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, इन मैनी इंस्टेंसेस सेटल डाउन भी हो जाती हैं। दूसरी एलर्जीज़ आ गई जो बच्चों को यूजुअली स्कूल एज के बाद स्टार्ट होती हैं, अराउंड 4 और 5 इयर्स ऑफ एज। वो टिपिकली आप समझ लें कि वो अडल्ट एलर्जी से मिलती जुलती है। जैसे ही बच्चा स्कूल के लिए बाहर निकलता है घर से, तो वो डिफरेंट एलर्जेंस को एक्सपोज होता है और वहाँ से पता चलता है कि जी अब एलर्जी बच्चे को स्टार्ट हो गई हुई है। तो उन सब नंबर 1 पेरेंट्स को ये है कि दे शुड आइडेंटिफाई, मतलब दे शुड सी, इसको इग्नोर ना करें, ठीक है। होता ये है कि पेरेंट्स इग्नोर करते रहते हैं इस चीज़ को और पेशेंट फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। जैसा कि मैंने बताया कि अब बच्चा नाक से सांस नहीं ले रहा, तो ENT का मतलब है कि आपका नाक, कान और गला इकट्ठे इस वजह से देखे जाते हैं क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। नाक के पिछले हिस्से में हमारी कान की ट्यूब्स ओपन होती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि पेशेंट के कान बंद होने शुरू हो जाते हैं, बच्चे के कान बंद होने शुरू हो जाते हैं, बच्चा कम सुनता है, रिजल्टेंटली बच्चा परफॉर्म अच्छा नहीं करता। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स ये कंप्लेंट लेके आते हैं हमारे पास कि जी बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, टीचर कह रही है सुनता नहीं है, ये शैतान है, ये शैतानी कर रहा है। तो जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं तो एक्चुअली में बच्चे की हियरिंग डिक्रीज हुई होती है। इस चीज़ को मसला ये है कि अब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है एलर्जिक राइनाइटिस की, नाक बंद होने की। तो द पेरेंट्स शुड आइडेंटिफाई दिस। सेकेंडली करना क्या चाहिए? नंबर 1 आपको जो पेरेंट्स के करने का काम है, दे शुड ट्राई टू सी कि किस चीज़ से एलर्जी बच्चे को हो रही है, और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे शुड टेक अ डॉक्टर्स ओपिनियन ऑन दैट। एक बार बच्चे को ज़रूर एक पीडियाट्रिशियन को, एक ENT स्पेशलिस्ट को चेक करना चाहिए। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन बिफोर हम लोग कंक्लूड करें इसको, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि जो शुरू का टाइम होता है बर्थ के बाद 6 to 8 मंथ, इसमें बच्चा बहुत मतलब चांसेस उसके होते हैं एलर्जी डेवलप करने की या हो जाती है। तो क्या ऐसे घर जहाँ पे पेट्स होते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि पेट्स को मतलब थोड़े अरसे के लिए कहीं और भेज दें या फिर? डेफिनेटली जी,
एक ऐसा बच्चा जो एक पेट्स वाले घर में पैदा होता है वो वेरी मच मोर लाइकली है कि उसको एलर्जीज डेवलप होंगी। तो हाइजीन के हिसाब से भी, और क्योंकि उनकी फ़र होती है उसकी उस सब चीज़ों के लिए इट्स ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि, और इसीलिए हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना किया जाए पेट्स के साथ, तो दे शुड मूव देयर पेट्स अवे। इसके अलावा एक और चीज़ मेरा ख्याल है, हम अगर इसके है तो हम इसकी मैनेजमेंट पे भी बात कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कमिंग ओवर टू द मैनेजमेंट, जब मेरे पास एक बच्चे को लेकर आते हैं ना, मैनेजमेंट वेरीज एट डिफरेंट एज। मैनेजमेंट जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसका भी सबसे पहला पार्ट यही है, प्रिवेंशन फ्रॉम द एलर्जन। तो मेरा सवाल पेरेंट्स से या इवन अडल्ट है तो मेरा उनसे यही होता है कि आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये सिलसिला है। तो वो फिर कभी कभी उनको पता होता है और कभी कभी नहीं भी पता होता। अब उससे प्रिवेंट कैसे करना है? प्रिवेंट ऐसे करना है कि आपने जो डॉक्टर्स मास्क होता है, सर्जिकल मास्क, वो पहन के रखना है। आजकल ये ट्रेंड में आ गए हुए हैं कपड़ों वाले मास्क और ये चीज़ें, बट बेसिकली एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स मास्क होता है। फॉर एग्जांपल वो आपको हर चीज़ से बचाएगा। नंबर 1, एलर्जन है, आपने टाइट मास्क करके आप बाहर घूमें फिरें, वो एलर्जन आपके नाक तक उसके पहुंचने की क्वांटिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 2, आजकल इस बात से भी कई लोगों को एलर्जी होती है, टेम्परेचर चेंज। आप अंदर बैठे हैं, एसी में हैं, आप फ़ौरन घर से बाहर निकल गए तो एकदम एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एकदम छींकें शुरू हो गई। उसको भी मैं यही बताती हूँ कि पहले आप अपने एसी वाले कमरे में रहें, और मूव आउट करना है तो थोड़ी देर एक बगैर एसी वाले कमरे में बैठें और फिर घर से बाहर निकलें। यानी कि ग्रेजुअल चेंज इन टेम्परेचर किया जाए, और उसमें भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है? तो मास्क आई वुड से इज़ foremost in this. सेकेंडली, अब मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। उसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ऐसे नेज़ल स्प्रेज दिए जाते हैं जो नाक खोलने में मदद करें, जो एलर्जी को कर्ब करें, उसको कम करने में मदद करें, ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं। मैनी पेशेंट्स रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू दैट। तो उसके आगे अगर ना रिस्पॉन्स हो तो देन देयर आर ऑल्सो विद, फिर जो कॉम्प्लिकेशंस की मैनेजमेंट है हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। बट अगर आप ये 2-3 बेसिक चीज़ें फॉलो करेंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी एलर्जी कंट्रोल्ड रहेगी। जो चीज़ कंट्रोल्ड रहे दैट इज़ गुड। अच्छा मैम, आखिरी क्वेश्चन बिफोर वी कैन कंक्लूड इट, एक कॉमन चीज़ जो मिसकंसेप्शन में आती है कि डिफरेंस बिटवीन एलर्जी एंड जैसे दमा, इसमें क्या फ़र्क है? एलर्जी और एज़मा डिफरेंट है। एलर्जी कैन कॉज एज़मा, ठीक है जी। अब इसको बड़ा एक आम सी ज़ुबान में समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने बोला कि हाइपर सेंसिटिविटी नाक के अंदरूनी हिस्से की, अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी फेफड़ों से ऊपर तक की है तो उसको एलर्जी कहते हैं। जब वो फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लेती है तो उसको एज़मा कह सकते हैं। ट्रिगर्स मेनी अ टाइम्स सेम होते हैं दोनों के, ठीक है। अब ये तो हमारे बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है कि कई लोग होते हैं उनको सिर्फ फेफड़ों से ऊपर तक मसले रहते हैं और वहीं का म्यूकोजा ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है। येस, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप एज़मा, बट दैट डज नॉट मीन कि एलर्जी और एज़मा सेम चीज़ है। दोनों की मैनेजमेंट में भी डिफरेंसेस हैं और दोनों की कॉम्प्लिकेशंस में भी डिफरेंसेस हैं। विद दिस आई वुड पर्सनली लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उनकी हियरिंग डिक्रीज हो जाती है एंड दैट इज़ ट्रीटेबल। देखिए जी, एक ऐसा हियरिंग लॉस है जो कि ट्रीटेबल ही नहीं है तो चलो ठीक है उस पर किया जा सकता है, बट ये हियरिंग लॉस जो कि ट्रीटेबल है विद एडिक्वेट मेडिकेशन और विद सर्जिकल इंटरवेंशन, तो आई थिंक उसको बचाना चाहिए बिफोर इट प्रोग्रेसेस टू बीइंग मतलब इरिपेरेबल। सेकेंडली, एक और चीज़ एड्रेस करना चाहूँगी जिसको हम अपने अपकमिंग सेशंस में भी डिटेल में देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नेज़ल पॉलिप्स। अडल्ट्स में या बड़ों में जब ये एलर्जी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होती है, कोई इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट या कोई इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, तो यही हाइपर सेंसिटिविटी से हमारी नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं। वंस पॉलिप्स आर फॉर्म्ड, उस वक्त भी हम एक मेडिकल मैनेजमेंट का ट्रायल ज़रूर देते हैं, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम आर पेशेंट्स लैंड अप इनटू सर्जरी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देख के चलनी पड़ेंगी। हमारी पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि टाइमली प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर या टाइमली विजिट टू द डॉक्टर इज़ एसेंशियल। जो हमारा सिलसिला है उसमें लोगों का ये ख्याल है कि अच्छा ENT ठीक है, नज़ला ज़ुकाम है, चल जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। ये जो चल जाएगा, ये करते करते हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं। सो माई मैसेज वुड बी कि इसको आप खुद पेरेंट्स को देखना चाहिए टाइटली
कि ऑब्जर्व करना चाहिए एंड फिर एक कंसल्ट ज़रूर लेना चाहिए। सो मैम, आपने अभी बात की अबाउट द ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और मैनेजमेंट के ऊपर कि फर्स्ट थिंग इज़ द प्रिवेंशन एंड सेकंड कुछ मेडिकेशन से मैनेज किया जा सकता है एलर्जीज़ को। बट मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है एलर्जीज़ को मैनेज करने के लिए? आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। अब जो सीजनल एलर्जीज़ होती हैं उसके लिए मैं ज़रूर, और जिन लोगों को पता होता है उनके जी सीज़न चेंज हो रहा है और हमें फ्लू हो जाता है उस वक्त, उसमें आई डू रिकमेंड माई पेशेंट्स कि वो फ्लू वैक्सीन शॉट एक दफ़ा ट्राई करें। उसके 2 ही रिज़ल्ट निकल सकते हैं। नंबर 1 कि आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है 6 मंथ्स तक, बिल्कुल एलर्जीज़ आपकी कंट्रोल हो जाती हैं, और नंबर 2 कि नहीं रिस्पॉन्स आया, बट दे आर हार्मलेस, इसलिए आपको वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। देयर आर मेनी पेशेंट्स टू माई रिकॉर्ड जो रेगुलरली फिर अपने फ्लू शॉट्स लेते हैं और उनको कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक गवर्नमेंट से भी जब आप एलर्जी टेस्ट करवाते हैं, बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आता है और पेशेंट को नहीं समझ आ रही होती कि क्या एलर्जीज़ हैं, तो वी आल्सो एडवाइस स्किन प्रिक टेस्ट, जो कि एलर्जी टेस्ट होता है, जिससे मैनी टाइम्स पता चल जाता है कि किन किन चीज़ों से पेशेंट एलर्जिक है, और फिर उसकी स्पेसिफिक वैक्सीन्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी, जो कि रेगुलरली वीकली बेसिस पे आपने लगवाने होते हैं। दोज वैक्सीन्स आई वुड से कि इन माई नॉलेज अराउंड 27 to 30% पेशेंट्स में वो इफ़ेक्टिव हैं। तो जिनमें इफ़ेक्टिव हैं आप लगवा कर देख लें, इफ़ेक्टिव हैं, कंटिन्यू विद इट। अदरवाइज आई ऑलवेज एडवाइज़ कि उन वैक्सीन्स के मैं ज़्यादा हक में नहीं होती हूँ, हाउएवर आई डू एडवाइज़ कि फ्लू शॉट ज़रूर लगा कर देखने चाहिए, उनसे इफ़ेक्टिव है कि नहीं। जो चीज़ कंट्रोल हो सकती है वैक्सीन से, इन चीज़ों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कि दो आपस में मिल के काम करती हैं, ये तो मिल के काम करती हैं, रिस्पॉन्स अच्छा हो जाए। तो आई वुड एडवाइज़ कि फ्लू शॉट्स के बारे में सोचा जाए, और जो लोग एलर्जिक वैक्सीन कराते हैं वो इस बात को देखें कि अगर तो रिस्पॉन्स आ रहा है उनको, 1-2 हफ्तों में ही रिस्पॉन्स आ जाता है, तो फिर तो गुड, दे शुड कंटिन्यू विद दैट। बट अगर नहीं आ रहा, देन डोंट वेस्ट मंथ्स एंड मंथ्स गोइंग ओवर देयर और सिर्फ वैक्सीन, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम मैम इस फ्लू वैक्सीनेशन के लिए? कौन सा बेस्ट टाइम होता है ड्यूरिंग द ईयर? नहीं, ये तो 2 टाइम्स पे लगता है, अक्टूबर में भी, मार्च में भी, सीज़न चेंज सीजन पे के फिक्स साथ, टाइम्स ठीक होते है, हैं, तो ठीक है। वो उस टाइम पे आपने अच्छा, ये जो सीजन अब चेंज हो रहे हैं बाय द वे, इससे इनकी डेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जो मतलब हमारे यस, सीजन चेंज हो रहे हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे, इससे हर चीज़ इफेक्ट हुई है। इससे द क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एलर्जी वो भी बहुत इंक्रीज हुए हैं, और टाइमिंग्स ऑफ एलर्जी भी एलर्जी हो भी। गए हैं। अब तो हम अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड ही सीजन होता है एलर्जी का। बिल्कुल, तो ये डेफिनेटली वही जो मैंने बात की कि क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो गई है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत आ गए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें चेंज होती चेंज जा होती रही रहती हैं। हैं। जी, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने टाइम दिया एंड आज हम लोगों ने बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस को कवर किया, और आने वाली सीरीज़ में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे ईएनटी से रिलेटेड, ताकि लोगों को हम मज़ीद अवेयरनेस दे सकें। यू वेलकम जी, इट हैज़ बीन प्लेजर। थैंक यू मैम।